नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पीके एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, यानी कि हम हरियाणा के इतिहास के बारे में आज बातें करेंगे। वैसे तो हरियाणा का जो इतिहास है उसका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो तथ्य हमारे एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं इतिहास शब्द के बारे में। थोड़ा जान लेते हैं। इतिहास शब्द जो दिया था वो हेरोडोटस ने दिया था, और अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इसका वर्णन किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। वैसे अगर इतिहास का की हम परिभाषा की बात करें तो इसकी सबसे उपयुक्त परिभाषा यही बनती है कि हमारी जो मानव सभ्यता है उनकी जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम अनुसार और सही तथ्यों पर आधारित जो अध्ययन होता है वही इतिहास कहलाता है। और इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है हमारे जीवन में वो ये है कि हम इतिहास को पढ़कर जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा की गई गलतियां और उनके जो समाज में प्रचलित कुरीतियां थी उनको उनका अध्ययन कर सकते हैं, और उनको वर्तमान समय में हम अपने समाज से हटा सकते हैं या उनका उन्मूलन कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे जो समाज की प्रगति है, विकास है, उसमें बाधा ना डाले। तो ज़्यादा लंबी बातें ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं इतिहास के स्रोतों के बारे में। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की जो इतिहास मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इतिहास मुझे कहाँ से पता चला या किसी किताब में जो इतिहास लिखा है वो इतिहास किन चीज़ों से या किन जो पुस्तकें हैं, किन अब कौन से अभिलेख हैं, कौन से सिक्के हैं, किन से उस हिस्ट्री का पता चला है, उनको हम सोर्सेज बोलते हैं। और उन सोर्सेज के बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेखों की। हम अभिलेखों से पहले बहुत जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है हरियाणा के इतिहास की। लेकिन अभिलेखों को सबसे पहले हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अभिलेख एक अलग चैप्टर भी है और ये दोनों चैप्टर इसमें ही कवर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो अभिलेख है टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख इस समय फिरोजा कोटला दिल्ली में स्थित है, हालांकि ये यमुनानगर में स्थित था। तो एक बार की बात है कि जब फिरोज शाह तुगलक शिकार खेलने का उनको बहुत शौक था और वो शिकार खेलते हुए यमुनानगर की तरफ जा निकले और उनकी निगाह में ये अभिलेख आ गया। तो तब से वो सोचने लगे कि इस अभिलेख को मैं नष्ट कर दूं, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो ये अब इस अभिलेख को यमुना नदी के थ्रू दिल्ली ले गया। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि 8,000 लोग लगे थे इस स्तंभ को ले जाने में, और एक स्पेशल गाड़ी बनाई गई थी जो 42 से 45 पहियों की गाड़ी थी, उसको 8,000 लोगों ने खींचा था। ठीक है, और ये जो अभिलेख है आज फिर सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो G20 2023 का सम्मेलन है वो भारत में हुआ है और उसकी अध्यक्षता हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसकी जो शुरुआत है G20 सम्मेलन की एक वाक्य के साथ की थी। वो वाक्य हालांकि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में, मुझे वो तो नहीं आती, लेकिन उसका जो उसकी व्याख्या बनती है वो ये है कि मानवता का कल्याण व सुख सर्वप्रथम सुनिश्चित किया जाए। और ये जो पंक्तियां हैं ये इस अभिलेख में लिखी गई है, यानी कि भारत की धरती से 2,500 साल पहले ये संदेश दुनिया को दिया गया और आज फिर ये इन पंक्तियों को प्रधानमंत्री द्वारा दोहराया गया है। पूरे के पूरे एक विजन में इस चीज का मैसेज गया है, इसलिए अभिलेख और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज ये फिरोज शाह कोटला में है और ये टोपरा जो गांव है ये यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत जो भाषा है वो पाली और संस्कृत का मिश्रित रूप है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा टोपरा का अभिलेख। ठीक है, और इसमें अशोक के अलावा विग्रहराज चतुर्थाय का भी, विशल देव चतुर्थाय के जो राजा थे उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। ये सारे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इनको अपने नोट्स में लिखना है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है दूसरा हमारा जो अभिलेख है गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख? ये भीर भोज का अभिलेख है जो
9वीं शताब्दी में लिखा गया है और ये पेहेवा से प्राप्त हुआ है। पेहेवा कुरुक्षेत्र में एक तीर्थ स्थल है जिसको हरियाणा की गया नगरी भी बोला जाता है। और इससे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि उन 9वीं शताब्दी में हरियाणा एक पूरे उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। उसमें घोड़ों का व्यापार किया जाता है, ठीक है? और अच्छे-अच्छे घोड़े खरीद के उनको मंदिरों में भेंट किया जाता था, मंदिरों में चढ़ावे के उसमें दिया जाता था, ठीक है प्यारे बच्चों? इसके बारे में हम और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, आपको पता है आजकल वो एक विषय बना हुआ विवाद का। इसमें जो गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो कहते हैं कि समुदाय जो मीर भोज सम्राट थे वो हमारे पूर्वज थे, जबकि जो राजपूत हैं हमारे भाई वो कहते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे। ये एक विवाद का विषय बना हुआ है, हालांकि हम इस पे लंबी बातें नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, तो गुर्जर प्रतिहार कालीन जो अभिलेख है वो मिहिर भोज का अभिलेख है। मिहिर भोज, ठीक है? 1836 से लगभग ये 85 तक इन्होंने शासन काल रहा है और ये 1882 में यह अभिलेख लिखा गया था। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उस समय में 9वीं शताब्दी में पेहेवा था जो घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है प्यारे बच्चों? ये हमारा दूसरा अभिलेख कंप्लीट होता है। बस इसके बारे में यही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, ठीक है? और जो हमारा तीसरा है शुद्ध अभिलेख। शुद्ध एक स्थान है प्यारे बच्चों यमुनानगर में। और इसी अभिलेख की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहला अभिलेख है जो बाहर खड़ी में लिखा गया है। बाहर खड़ी आपको पता है कि अगर आप ऐसे तक स्टार्ट करें तो जो सारी मात्राएं हैं वो कितनी बनती हैं? 13 बनती हैं, 13 अक्षर बनते हैं और उसमें ए की मात्रा नहीं होती, तो जो 12 बच जाती हैं उनको हम बाहर खड़ी कहते हैं। और ये शुद्ध से जो प्राप्त अभिलेख है वो बाहर खड़ी में लिखा गया सबसे प्राचीन हमारे राज्य का अभिलेख है, ठीक है प्यारे बच्चों? यही आपने याद रखना है कि ये बाहर खड़ी में लिखा गया है शुद्ध जो अभिलेख है, ठीक है? और शुद्ध आपने याद रखना है कि ये यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है? आगे है प्यारे बच्चों लाडनू अभिलेख। इन जो अभिलेख में पढ़ा रहा हूं इनसे ही हमें बहुत सारी हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है? ये सोर्सेज है हमारे हरियाणा के इतिहास के। और जो लाडनू अभिलेख है, लाडनू एक क्षेत्र है जो आज राजस्थान में पड़ता है, उससे प्राप्त हमें एक अभिलेख है और उस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। भैया उसमें बताया गया है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में ये बताया गया है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी, तो वो कौन सा अभिलेख है? वो है लाडनू अभिलेख, ठीक है प्यारे बच्चों? आगे बात करते हैं ऐहोल अभिलेख। हाँ जी, ऐहोल अभिलेख में हमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें हमें पुलनिकेशन व हर्षवर्धन इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है? ये युद्ध हर्षवर्धन हार गए थे और आपसे यही पूछा जाएगा कि पुलकेशिन दैत्य और हर्षवर्धन का बीच में जो युद्ध हुआ उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मिलती है ऐहोल अभिलेख से, ठीक है? आगे है हमारा, आप सभी को पता है कि जी जो गुजरी महल है वो हिसार में है। उसके एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो हमें बताते हैं 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में, ठीक है? आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि वो है उस स्तंभ का नाम बताइए जो हमें 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं, तो क्या है? गुजरी महल स्तंभ अभिलेख है। और ये गुजरी महल हिसार में पड़ता है और ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ताकि ये मेमोरी आपके लिए स्थायी, आपके दिमाग में स्थायी रूप से विराजमान हो जाए। एक आपको पता है फिरोज शाह तुगलक शिकार का बहुत ही शौकीन था। शिकार खेलते खेलते वो बहुत ही हिसार के बहुत दूर चला गया और हिसार जो आज है जहाँ पे गोविंद नगर या पता नहीं महावीर कॉलोनी, जहाँ पे आज महावीर कॉलोनी है, वहाँ पे गहरा जंगल होता था, उसमें वो बेहोश होकर प्यास के कारण गिर गया। और वहाँ पे एक गुजरी नामक महिला रहती थी, उन्होंने उसको देखा, वो दूध का काम करती थी, वहाँ पानी तो था नहीं, उन्होंने उसको दूध पिलाया फिरोज शाह तुगलक को और वो ठीक हो गया। तो वो उस क्षेत्र से हर रोज गुजरने लगा
और उसकी मुलाकातें उस गुजरी नामक महिला से होती रही। तो कभी उसने शादी का प्रस्ताव कर दिया और गुजरी सहमत हो गई। गुजरी ने उनसे शादी कर ली, लेकिन दिल्ली जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसके जो माँ बाप थे वो अकेले थे कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो इस पे वो तुगलक मान गया और उसने क्या किया कि वहीं पे महल बना दिया, गुजरी महल। ठीक है। और वो आज भी आप देख के आ सकते हैं उसको, तो गुजरी महल है, उसके पीछे की कहानी ये है। वहाँ पे गुजरी रहने लगी, ये था इसके बारे में। और आगे बात करते हैं, जो हमारा 7वां अभिलेख है करनाल अभिलेख। ठीक है। करनाल से जो हमें अभिलेख मिला है वो ख्रोष्ट लिपि में लिखा गया है। और ख्रोष्ट लिपि आपको पता है कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। और इसके बारे में ये इससे हमें मिलती है तालाब निर्माण के बारे में जानकारी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अभिलेख है जिससे हमें किसी तालाब के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कौन सा अभिलेख है प्यारे बच्चों? करनाल। ठीक है, करनाल का अभिलेख है। इसकी दो महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दी। पहली तो ये है कि ये ख्रोष्टी लिपि में लिखा गया है, और दूसरी ये है कि इससे हमें तालाब निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, आगे चलते हैं। लाओस अभिलेख। जो लाओस क्षेत्र है वो चीन में पड़ता है, और यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था देवक। ठीक है। और इन्होंने कुरुक्षेत्र की महिमा का व्याख्यान किया है। ठीक है। यानी कि भारत से बाहर की भूमि पे हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, लाओस। लाओस जो वर्तमान में अब चीन है उसको बोला जाता है। और उसके जो राजा हैं देवक, उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र की महिमा का व्याख्यान किया गया है इस अभिलेख में। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं बातों को याद रखना है। इन्हीं बातों से कोई ना कोई प्रश्न बनता है। यही बनता है, या तो देवक राजा के बारे में बनेगा, यही सब पूछा जाएगा कि भारत से बाहर कौन सा अभिलेख मिला है जिसमें कुरुक्षेत्र का वर्णन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा शीर्षक एक कम ही अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें पशुपति जो संप्रदाय है, जो पशुपति संप्रदाय है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अभी तक इसके बारे में कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। अगला जो हमारा अभिलेख है ताम्रपत्र जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो सोनीपत से प्राप्त हुआ है। और इसके बारे में ये ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोनीपत से प्राप्त हुआ है। और ये हर्षवर्धन के बारे में है। किसके बारे में है? हर्षवर्धन के बारे में, या उसके वंश के बारे में इससे जानकारी मिलती है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बात करते हैं। पृथ्वीराज जो द्वितीय का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है? हांसी से मिला है। कहाँ से मिला है? हांसी से। यहाँ पे लिख देते हैं हांसी से। ठीक है मेरे बच्चों, हांसी से ये मिला है। सिर्फ यही पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज जो द्वितीय का जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हांसी से, क्योंकि इसके बारे में संपूर्ण हरियाणा की जानकारी दी गई और सामरिक महत्व की बातें की गई है। कोई एक मुद्दा नहीं है, एक बात नहीं है जिसको मैं बता सकूं। सिर्फ इसके बारे में क्वेश्चन यही आएगा, पृथ्वीराज द्वितीय का जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? वो हांसी से प्राप्त हुआ है। और हमारा जो लास्ट अभिलेख है कपाल मोचन अभिलेख, इसके बारे में अपने यही बात याद रखनी है कि जो कपाल मोचन है यमुनानगर में जो स्थान है वहां से हमें एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हरियाणा में किस जगह से अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कपाल मोचन से प्राप्त हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये थे हमारे अभिलेख। आगे हम पढ़ते हैं बौद्ध, जैन साहित्य, महाभारत, वेद आदि जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हरियाणा के इतिहास के साहित्यिक स्रोत। यानी कि साहित्यिक जो स्रोत हैं उनसे हमें इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं हरियाणा की। ये क्या है? साहित्यिक स्रोत। ठीक है बच्चों, साहित्यिक स्रोतों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य की दो किताबें आपने, दो इनकी पुस्तकें आपने याद रखनी है। एक तो है कथाकोश, और एक भद्रबाहु चरित। ये दो पुस्तकें आपने याद रखनी है।
और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? इनसे हमें अग्रोहा के बारे में जानकारी मिलती है, जो हिसार जिले में पड़ता है। इससे हमें दूसरी जानकारी ये मिलती है कि बौद्ध ने स्वयं यहाँ पे हरियाणा का भ्रमण किया है, पूरे हरियाणा का भ्रमण किया, तथा जो प्रथम सदी में लोहाचार्य एक नामक जैन विद्वान थे, वो कहाँ रहते थे? वो अग्रोहा में रहते थे। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? कथाकोश और भद्रबाहु चरित्र, जो 2 ग्रंथ हैं, इनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, आपने इसमें याद यही रखना है कि कथाकोश जो है वो जैन साहित्य से है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम चलते हैं बौद्ध साहित्य की ओर। बौद्ध साहित्य में हमें 2 नगरों की जानकारी मिलती है, रोहतक रोहतक व अग्रोहा की जानकारी मिलती है। और किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ये जानकारी मिलती है हमें दिव्यदान से। दिव्यदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, उससे हमें ये इन दोनों शहरों की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि उस समय में, बौद्ध के समय में, अग्रोहा और रोहतक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र थे हरियाणा के। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं ऋग्वेद पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, उसकी जो रचनाएं हैं, वो आर्यों ने की थी। और आर्यों ने की जो प्रमुख नदी थी वो सरस्वती नदी थी, और जो सरस्वती नदी है वो हरियाणा से होकर गुजरती है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो ऋग्वेद की जो ऋचाओं की रचना है वो हरियाणा में हुई है। ठीक है, तो ऋग्वेद से बहुत सारी चीजों का हमें पता चलता है, और ये कुरुक्षेत्र के आसपास क्षेत्र में आर्य बसे थे। बहुत सारी जानकारियां इससे हमें मिलती हैं ऋग्वेद से। उसके बाद है महाभारत। आप सभी को पता है कि महाभारत में गीता का उपदेश ज्योतिषर में दिया गया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और जो अपना महाभारत का युद्ध है वो भी कुरुक्षेत्र में हुआ। इसकी प्रमुख इसमें लिखा है, नकुल दिग्विजय जो शीर्षक है उसमें लिखा है कि जब नकुल ने रोहतक पर आक्रमण किया तो रोहतक में गाय और जो घोड़े हैं वो बहुत पाले जाते थे। वहां पे लोग बहुत ही संस्कारी और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखते थे। तो कुरुक्षेत्र रोहतक को जीतने में नकुल के पसीने छूट गए थे। ठीक है, तो महाभारत में रोहतक का वर्णन और कुरुक्षेत्र का वर्णन कई बार होता है। ठीक है, महाभारत के बारे में पूरी जानकारी हम एक नई सेशन, एक महाभारत नाम से एक सेशन पढ़ेंगे, उसमें आप सबको जानकारी देंगे, और उसमें ये जानकारी भी देंगे आपको। 1 घंटे में पूरी की पूरी महाभारत को खत्म करने का प्रयास करेंगे। उन्हीं करैक्टरों पे चर्चा करेंगे जिन करैक्टरों के प्रश्न हरियाणा के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजतरगिणी, आपको पता है कि राजतरगिणी जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? कलियन ने, कलहन ने लिखा है। किसने लिखा है? कलहन ने। और ये आपने इंडिया जीके में पढ़ा होगा कि ये जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और धार्मिक वो राजनीतिक और सांस्कृतिक ग्रंथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर के उस टाइम राजा थे ललित आदित्य, उसने हरियाणा पे भी आक्रमण किया है, और यमुना नदी तक का जो क्षेत्र है, कालका से लेके यमुना नदी तक का जो क्षेत्र है, उसने अपने अधीन कर लिया था। तो उसके बाद राजतरगिणी में हरियाणा के बहुत सारे शहरों का भी वर्णन है। रोहतक का प्रमुख वर्णन है। रोहतक का प्रमुख वर्णन इसलिए है क्योंकि उसमें लिखा है कि एक जो यहाँ के आसपास में सबसे जो धनी व्यापारी था वो रोहतक का व्यापारी था, उसके पास राजा जितनी दौलत थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा संपन्न व्यापारी था वो। कहाँ से था? रोहतक से था। ये राजतरगिणी में लिखा हुआ है। इंडिया जीके में इससे जो प्रश्न आता है वो आता है कि जो हमारी पुस्तक है राजतरगिणी, वो किसके बारे में है या किस राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में है? तो वो है जम्मू कश्मीर के बारे में। और जो हरियाणा है उस समय में जम्मू कश्मीर के राजा ललित आदित्य ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी, आप सभी को पता है कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी ग्रंथ। ये जो क्वेश्चन है ये इंडिया जीके के हैं, लेकिन इनमें हरियाणा का भी भाग शामिल है। तो पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी ग्रंथ, और उसमें कई हरियाणा के कई स्थानों का वर्णन है, जैसे कपिस्थल जो आज कैथल है, कालकुट
ये आप याद रखेंगे। ये प्राचीन जो अब नए शहर है उनके प्राचीन नाम है। कालकुट जो अब कालका है, सरिस्क्रम जो अब सिरसा है, और टोस्थ ये मार्कर नहीं चल रहा, और टोहाना का इसमें वर्णन है। ठीक है प्यारे बच्चों, हरियाणा के जो पाणिनि द्वारा लिखित है अष्टदश ग्रंथ, उसमें हरियाणा के कई शहरों का वर्णन है। और इसमें मेन बात यह है कि हरियाणा के जो सिरसा है, सिरसा के जो शीर्षक जो क्षेत्र है उसका बहुत ही ज्यादा व्याख्यान कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्षचरित, हर्षचरित के बारे में तो हम इतिहास में आगे थोड़ी देर में बहुत ही ज्यादा पढ़ेंगे। जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट हर्ष के राजदरबारी कवि थे, और इन्होंने जो थानेश्वर है हमारा, थानेश्वर उस टाइम उसको बोला जाता था, उसकी महिमा का व्याख्यान किया गया है। उसमें बताया गया है कि थानेश्वर के लोग बहुत ही ईमानदार और जादुई कला में ज्यादा निपुण थे। और यहाँ पे जो खेत थे, बड़े बड़े खेत थे, उन खेतों में ईख, चावल इत्यादि की खेती की जाती थी। तो ये कुछ ग्रंथ थे हमारे, इन ग्रंथों से हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और भी ग्रंथ हैं लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं, मुद्राएं का मतलब है कि जो सिक्के प्राप्त हुए हैं। मैं आपको गजब की बात बता देता हूँ कि आपको पता है, हमने हर्ष की बात की, पुष्यवती जो वर्ष है, हर्ष पुष्यवती वंश से संबंधित थे। उन्होंने काफी लंबे समय तक थानेसर और कन्नौज पर अधिकार किया, वो अपने मतलब शासन किया, और उसके बहुत सारे प्रमाण हमें मिले हैं। हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में आज भी है, लेकिन उनका एक भी सिक्का हमें प्राप्त नहीं हुआ। सबसे गजब की बात है कि जो बहुत ही जिन्होंने उसके बाप, उसके भाई और खुद हर्ष ने यहाँ पे राज किया, और कुछ शासन, कुछ उसकी बहन ने भी यहाँ पे राज किया है। हालांकि वो कन्नौज में ही किया है, हरियाणा में उसका प्रभाव नहीं था, लेकिन किसी के भी सिक्के हमें नहीं मिले हैं। तो सिक्के मुद्राओं की बात करते हैं। हरियाणा में सबसे पहले पंचमुखी पंचमार्की सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के मिले हैं? पंचमार्की। ठीक है, बाकी इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं जो तीसरी शताब्दी के हमें जानकारी देते हैं। और ये कहां से मिले हैं? खोखरा कोट से। और खोखरा कोट कहां पे है? रोहतक में। खोखरा कोट कहां पे है? खोखरा कोट रोहतक में है। ठीक है, आपसे प्रश्न यही आएगा कि इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हरियाणा में कहां मिले हैं? वो मिले हैं खोखरा कोट से। और ये तीसरी शताब्दी की हरियाणा के जो जनजीवन था तीसरी शताब्दी में, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। कुषाणों के सिक्के मित्ताथल से मिले हैं। कहां से मिले हैं? मित्ताथल से। और जो कुषाणों के सिक्के हैं वो सोना व तांबे के थे। ठीक है, 17 सिक्के सोना के थे, बाकी सभी सिक्के थे जो वो तांबे के कुषाणों के हमें मिले हैं। और ये कहां से मिले? मित्ताथल से। और मित्ताथल कहां पे पड़ता है? भिवानी में। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, और कुषाणों के जो टकसाल मिली है, यानी कि जहाँ पे पैसे सिक्के ढाले जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? टकसाल। यानी कि कुषाणों के सिक्के ढालने के साक्ष्य, या इसको हम कहेंगे कुषाणों की टकसाल। कुछ भी लिख सकते हैं हम, प्रश्न में कुछ भी आ सकता है। वो कहाँ कहाँ मिली है? खोखरा कोट और औरंगाबाद से। बिल्कुल याद रखना है आपने। ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे अच्छे, और इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो 1-2 बार सुन लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। यानी कि कुषाणों के सिक्के तो मित्ताथल से मिले हैं, लेकिन उनके ढालने के जो सांचे थे, जिनको हम टकसाल बोलते हैं, वो खोखरा कोट और औरंगाबाद से मिली है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। योद्धेय शासकों के जो सांचे हैं वो कहाँ से मिले हैं? रोहतक से। योद्धों के बारे में अभी बहुत सा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो इनके जो इन शासकों के जो सांचे थे वो कहाँ से मिले हैं? रोहतक से। ये भी खोखरा कोट से ही मिले, क्योंकि रोहतक कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट। कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से मिले हैं। खोखरा कोट कहाँ पे है? रोहतक में है। और गुप्त शासकों में सिर्फ एक ही शासक के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। किसके होते हैं? समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, और वो कहाँ से होते हैं? जगाधरी और मित्ताथल से। जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में। जगाधरी में जो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी सर्विस की जाती है। ठीक है, और समुद्रगुप्त गुप्त शासकों में एक संगीत प्रेमी थे, क्योंकि इनके जो सिक्के हैं उस पे इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये थे मुद्राएं।
ठीक है, तो इस तरह से हमने कवर कर लिया है कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, इतिहासकारों को कैसे पता चला कि हर्ष ने थानेसर पे राज किया है, या और भी बहुत सारी चीजें कैसे पता चला इतिहासकारों को, वो इन जो ये सोर्सेज हैं इनके थ्रू पता चला है, और इनमें से एक दो प्रश्न पक्का एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, ये हमें सोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, अभी चलते हैं आगे। हाँ तो साथियों, अब बात करते हैं हम हरियाणा के इतिहास की। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल के जो हमें गोल छोटे चपटे उपकरण मिले हैं वो सोन घाटी पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, और वो पिंजौर, कोटला, सूरजपुर, कालका इत्यादि से मिले हैं। इनके बारे में अभी तक कोई प्रश्न HSC द्वारा नहीं पूछा गया है। और कोटला से कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, तो कुल्हाड़ी से कि ये अनुमान लगाया जाता है कि आदमी पेड़ों को काटने लगा था, और वो अपनी कृषि की ओर अग्रसर हो चुका था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की जो सबसे प्रमुख सभ्यता थी जो उभर के सामने आई वो थी सीसवाल सभ्यता। सीसवाल स्थान हिसार जिले में पड़ता है, और सीसवाल सभ्यता जो थी वो सीसवाल स्थान मित्ताथल, बनावली और राखी गढ़ी में मौजूद थी। ठीक है प्यारे बच्चों, सीसवाल सभ्यता एक पुरानी सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की मानी जाती है, मानी क्या जाती जो है। और इसमें जो सीसवाल स्थान है यहाँ से एक तांबे का जत्थे वाला एक भाला मिला है, और इससे ये साबित होता है कि सीसवाल सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग करने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इनके जो घर थे वो आमतौर पर कच्ची ईंटों के थे, लेकिन बनावली से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? पक्की ईंटों का एक घर मिला है सिर्फ बनावली से, बाकी जितने भी घर थे वो सारे के सारे कच्ची ईंटों से थे। ये तथ्य ही आपने याद रखने हैं। ठीक है, और बाकी मित्तथल से भी तांबे का जो है एक उपकरण मिला है, और यहाँ के जो लोग थे ऊन और खाल से परिचित थे, खाल और उनके जो कपड़े बनाते थे और उनको ही पहनते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इस सभ्यता की बात आई हड़प्पा सभ्यता। आपने इंडिया जीके में पढ़ रखा होगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में। तो उसके जो स्थल थे वो बहुत सारे स्थल हरियाणा में भी पाए गए हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हरियाणा में भी भरपूर तौर पर फली फूली है। तो उसके कई स्थान हमें मिलते हैं। प्रमुख स्थानों का वर्णन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बनावली की। जो बनावली है ये फतेहाबाद जिले में पड़ता है। यहाँ पे संध्याकालीन सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं, उनमें से जो प्रमुख है वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले कि विचित्र पशु का चित्र मिला है। विचित्र पशु क्यों है? क्योंकि जो उसका शरीर है, धड़ है, वो शेर की तरह है, जबकि मुंह और सींग उसके बैल की तरह है। और ये एक मुद्रा पे, वो मुद्रा भी विचित्र है, उस मुद्रा पे अंकित है, यानी कि एक मुद्रा पे एक विचित्र प्रकार के पशु का जो चित्र मिला है वो कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। दूसरा है यहाँ पे हल की आकृति मिली है, टेराकोटा मिट्टी के हल की। टेराकोटा मिट्टी वो होती है जब कच्ची मिट्टी के कोई उपकरण बना लिए जाते हैं और फिर उसको आग में पका लिया जाता है, जैसे हम अपने घड़े बनाते हैं। तो वो टेराकोटा जो मिट्टी का हल मिला है वो कहाँ से मिला है? बनावली से। याद रखेंगे, विचित्र प्रकार का पशु का चित्र और हल यहाँ से मिला है। दूसरा, जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आगे है जो यहाँ के शतरंजी योजना का मतलब है जो यहाँ के शहर थे जो वो बसाए गए थे वो शतरंज के जाल के समान बिछाए गए। शतरंज का जाल आपने देख रखा होगा, यानी कि एक दूसरे को जो गलियां होती हैं वो 90 के कोण पर काटती हैं। ठीक है, आगे जोता हुआ खेत के साक्ष्य भी बनावली से मिले हैं। इससे साबित हो जाता है कि आदमी कृषि की ओर बड़ी तेजी से मतलब अग्रसर हो रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं भगवानपुर। भगवानपुर से तांबे व कांच की चूड़ियां मिलती हैं, और भगवानपुर एक गांव है कुरुक्षेत्र जिले का। ठीक है, काफी बड़ा यहाँ पे संध्याकालीन सभ्यता स्थल मिला है। आगे हैं कुणाल की बात करते हैं। कुणाल फतेहाबाद जिले में पड़ता है। ये जो मैं जिले बता रहा हूँ इन स्थानों के, ये आपको याद रखने हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपने नोट्स
बनाने हैं, ठीक है। और ये निचोड़ है प्यारे बच्चों, कहीं किताबों से पढ़ के और नेट से पढ़ के ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी एक किताब को पढ़ के मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। और मैंने कई पेपर दिए हैं, कई एग्जाम्स क्रैक किए हैं, नौकरियां भी ली हैं, तो पिछले जो एग्जाम्स जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैंने पढ़ रखे हैं। तो जो जो एचएससी पूछ रहा है या एनटीए ने जो पूछे हैं उनके आधार पे ही मैं आपके सिलेबस को तैयार करके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। कुणाल से उल्टे वी आकार का वर्णाग्र मिला है, ठीक है, उल्टे वी आकार का वर्णाग्र मिला है। क्या मिला है आगे? सोने का राजा का मुकुट मिला है। हाँ जी, अगर आपसे पूछे कि सोने का मुकुट कहाँ से मिला है, वो कुणाल से मिला है। और कुणाल से 2 भाले भी मिले हैं। 2 भाले कहाँ से मिले हैं? कुणाल से मिले हैं, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उल्टे वी आकार का वर्णाग्र और सोने का मुकुट, ठीक है। आगे बात करते हैं राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी जो है हरियाणा का सबसे बड़ा संध्याकालीन सभ्यता स्थल है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है हरियाणा में, उनमें सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? वो राखी गढ़ी है, ठीक है। और हरियाणा ने जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी जो संग्रहालय बना रखा है जी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जितने भी उपकरण प्राप्त हुए हैं हरियाणा में, वो कहाँ पे रखे गए हैं? वो राखी गढ़ी में रखे गए हैं, यानी कि से वो जो सिंधु घाटी के नाम से जो संग्रहालय है वो कहाँ पे? राखी गढ़ी में है। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, राखी गढ़ी से एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अन्नागार। इसका मतलब इससे साक्ष्य हो, ये मतलब साबित हो जाता है कि वहां पे कृषि अच्छी तरह से होने लगी थी और अन्न होता था, तभी तो अन्नागार है, ठीक है। और अन्न में गेहूं, जौ और चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले? गेहूं, जौ और चावल के साक्ष्य राखी गढ़ी से मिले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं बालू की। इसको बाड़ू कहा जाता है हरियाणवी भाषा में। ये कैथल जिले में पड़ता है और यहाँ पे लहसुन के अवशेष मिले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। बालू गांव कैथल जिले में पड़ता है और यहाँ से क्या मिले हैं? लहसुन के जो अवशेष मिले हैं। बाकी बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है उसके ही हम बात करते हैं, जो सबसे अनोखे हैं, ठीक है। आगे है फरमाना खास। फरमाना खास रोहतक जिले में पड़ता है और इसका दूसरा नाम दक्ष खेड़ा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दक्ष खेड़ा, ठीक है। आप नोट्स मेरे बोर्ड के हिसाब से नहीं बनाना है, नोट्स जो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से अपने बना लेना है, ठीक है। और ये इसकी सबसे खास बात ये है कि जो फरमाना खास है ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हरियाणा का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? फरमाना खास या दक्ष खेड़ा, ठीक है। इसकी सबसे एक अनोखी विशेषता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है जो 5 एकड़ का है। कितने का है? लगभग 5 एकड़ का एक कब्रिस्तान मिला है और ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। आगे मित्ताथल भिवानी में पड़ता है। तांबे के 13 सिक्के मिले हैं इससे और एक बिरडाना है। तो दुनिया का सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है वो बिरडाना है। मैं कह रहा हूं दुनिया का, ठीक है। दुनिया का सबसे जो है अपना स्थल है जो पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा है? बिरडाना है। और यह है बस, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि ये सबसे पुराना है, ठीक है प्यारे बच्चों। 1 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब हमने कर लिए अपने हड़प्पाकालीन जो सभ्यता स्थल थे हमारे हरियाणा में, उनको पूरा कर लिया है। आगे हम दूसरी संस्कृति की बात करेंगे, वो थी हाकड़ा संस्कृति। कौन सी? हाकड़ा संस्कृति के स्थल भी हरियाणा में हैं 1-2, और उसमें कुणाल जो फतेहाबाद में है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, बिरडाना भी फतेहाबाद में है। किसमें है? फतेहाबाद में है बिरडाना भी, और कुणाल भी कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। और यहाँ पे हाकड़ा संस्कृति जो आरंभिक कृषि संस्कृति के नाम से जानी जाती है, यानी कि हाकड़ा संस्कृति में कृषि अच्छे तौर पर आरंभ हो चुकी थी, वो भी हरियाणा में मौजूद है। और उसका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है कुणाल फतेहाबाद में। हाकड़ा संस्कृति, इसका नाम हाकड़ा क्यों है? क्योंकि जो घग्गर नदी है हमारी, उसको पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो सभ्यता है ये हाकड़ा यानी कि घग्गर नदी के किनारे पे ज्यादा फली फूली है, इसलिए इसका नाम हाकड़ा संस्कृति है।
ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद जो काल था भारत में, उसमें जो हरियाणा में गणराज्यों का उदय हुआ, वो कौन-कौन से गणराज्य थे और वो हरियाणा के किन-किन स्थानों पर उनका उदय हुआ, ठीक है? उनके राजा कौन थे, वो किस समय में हुए, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम योद्धागण की बात करते हैं। योद्धागण का जो राज था लगभग संपूर्ण हरियाणा पे था और ये जो इसका जो हमें इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें 3-4 चीज़ों से मिलती है। सबसे पहले हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है जो लगभग 150 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। महाभारत के द्रोण पर्व से मिलती है, ये जानकारी याद रखेंगे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है और एक अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलती है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है पाणिनि द्वारा लिखा गया है। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। उसमें भी हमें योद्धाओं के बारे में जानकारी मिलती है और पाणिनि ने योद्धाओं को क्या कहा है? आयुध जीवी। क्या बोला है? आयुध जीवी, जिसका अर्थ होता है युद्ध प्रेमी। युद्ध प्रेमी, ठीक है। इसके बारे में प्रश्न आ सकता है बच्चों कि योद्धा जो थे उनको पाणिनि ने या उनको क्या कहा जाता है या पाणिनि के द्वारा उनको क्या बोला गया? तो क्या बोला गया था? युद्ध प्रेमी या आयुध जीवी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो योद्धागण की राजधानी थी वो प्राकृतनाक थी। कौन सी राजधानी थी? प्राकृतनाक। और ये कौन सा शहर है? ये था जो प्राचीन प्राकृतनाक शहर था, वो जो आधुनिक युग में, आधुनिक समय में वो क्या है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ पे है? भिवानी में। हाँ जी, समझ में आया बच्चों? यानी कि योद्धागण जो था उसकी राजधानी क्या थी? प्राकृतनाक। और जो प्राकृतनाक है वो कहाँ पे था? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद आज भिवानी का एक गांव है, ठीक है। यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। और इनका जो प्रमुख राजा था वो कार्तिकेय था। कौन सा राजा था? योद्धागण का जो प्रमुख राजा था, शक्तिशाली राजा था, वो कौन था? कार्तिकेय था। और इसकी जानकारी हमें इनके सिक्कों से मिलती है। बहुत सारी जगह से योद्धागण के सिक्के मिले हैं। इनके सिक्कों की सबसे पहले खोज किसने की थी? 1834 ईस्वी में कैप्टन कोटले ने की थी। इन्होंने की थी। प्रश्न आएगा कि योद्धागण के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले किसने खोजे? और वो खोजे थे कैप्टन कोटले ने 1834 ईस्वी में, ठीक है। आगे बात करते हैं। योद्धागण ने जो अपना राज्य था उसको चलाने के लिए 2 खंड बनाए थे पूरे राज्य में। और वो 2 खंड कौन-कौन से थे? एक तो था रोहतक, एक था सिरसा, ठीक है। योद्धागण के बारे में आप जानकारी रखेंगे और इससे बाहर कुछ भी कभी प्रश्न में पेपर में प्रश्न नहीं आया। बात करते हैं अगर गणराज्य की। अगर गणराज्य की राजधानी क्या थी? अगर हम राजधानी की बात करें तो क्या थी? अग्रोहा। अग्रोहा। और अग्रोहा को किसने बसाया था? अगरसेन ने। महाराजा अगरसेन ने अग्रोहा को बसाया था, ठीक है। जो अग्रवाल वैश्य हैं उनका जो उद्गम स्थल है उसको भी वो अग्रोहा ही माना जाता है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ नहीं है, बस इसके बारे में यही जानकारी है कि अग्रसेन द्वारा अग्रोहा बसाया गया और ये अग्र गणराज्य की राजधानी थी। हाँ, इसके सिक्के बरवाला व अग्रोहा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से और बरवाला से अग्र गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में भी सिर्फ यही बातें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। इससे ये जो हमने चारों गणराज्य लिख रखे हैं इनकी जानकारी पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में चारों गणराज्यों के बारे में लिखा है। और उसमें लिखा हुआ है कि अगर गणराज्य के जो लोग थे उन्होंने योद्धागण का साथ दिया था कुषाणों को पराजित करने में, ठीक है। आगे बात करते हैं कुणिद की। कुणिद जो गणराज्य है, अगर गणराज्य इनके पीछे गणराज्य जरूर लिखना है। गणराज्य जो कुणिद गणराज्य है वो वर्तमान में अंबाला के पास था। कहाँ पे? अंबाला जो शहर हमारा जो स्थान है अब, वहां पे कौन सा गणराज्य था? कुणिद गणराज्य था। और इसकी जो जानकारी है, इसकी जानकारी भी हमें
पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, हाँ जी, क्या, एक मिनट। हाँ, तो प्यारे प्यारे बच्चों, बातें कर रहे थे कुणिद साम्राज्य की। कुणिद जो साम्राज्य था, गणराज्य था, वो अंबाला में था और पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। और उसमें यही लिखा है, जो अगर गणराज्य के बारे में लिखा था कि कुणिदों ने योद्धाओं के साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। ठीक है, आपने इससे प्रश्न सिर्फ यही पूछा जाएगा कि जो कुणिद साम्राज्य है वो हरियाणा के किस वर्तमान शहर में स्थापित था, तो वो था अंबाला में। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्जुनायन की। अर्जुनायन वर्तमान में जो महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ और राजस्थान का उत्तरी भाग में ये जो अर्जुनायन गणराज्य था स्थापित था। और इन्होंने भी योद्धा गणों का साथ दिया था कुषाणों को हराने में, और इसकी जानकारी भी पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से मिलती है। और कुणिद और अर्जुनायन साम्राज्य के गणराज्य की जो जानकारी है वो साफ साफ जानकारी नहीं है, बहुत कम ही कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ एक दो और स्रोत है जिससे इसकी जानकारी मिलती है, पूरी हमें इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अर्जुनायन गणराज्य के बाद हम बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ गणराज्य है, जो पुष्यवती वंश से संबंधित है, श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद। इसके बाद हरियाणा पे किसका राज्य हुआ? श्रीकंठ जनपद एक अपने स्वतंत्र जनपद के रूप में उभर के आया। इसके बारे में थोड़ी सी लंबी बातें करते हैं क्योंकि इसके इतिहास के सोर्सेस हमारे पास बहुत हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, या हम दूसरे साइट पे ही इसको करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम श्रीकंठ जनपद के बारे में। श्रीकंठ जनपद जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र और थानेसर है, यहाँ पे स्थापित हो चुका था। लगभग 90% हरियाणा पे श्रीकंठ जनपद का अधिकार था। और यहाँ पे पुष्यभूति वंश जो था उसकी स्थापना पुष्यभूति द्वारा की जा चुकी थी। क्योंकि जो अपने 4 जनपद पड़े हैं, जो अर्जुनायन जनपद है, उसके बाद यहाँ पे गुप्तों का राज हो गया। और जब गुप्तों ने यहाँ पे राज किया, उसके बारे में ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, पेपर की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो गुप्तों के शासनकाल में ही आपको पता है कि हुणों को आक्रमण शुरू हो गया था और हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो इस गुप्त जो राज्य छिन्न भिन्न हुआ था, इसका लाभ उठाकर पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थानेसर में। ठीक है, और उसको उस समय में पांचवी छठी शताब्दी की बात है, तो थानेसर को श्रीकंठ जनपद कहा जाने लगा था। ठीक है, पुष्यभूति के बाद प्रभाकर वर्धन यहाँ पे एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक तो था राज्यवर्धन और एक था हर्षवर्धन। और इनकी एक बहन थी, इनकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। क्या नाम था पुत्री का? नाम राज्यश्री। यानी कि प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, और इनकी एक पुत्री थी राज्यश्री। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन शासक बनता है, राजा बनता है। तो राजा बनने के बाद इन्होंने राजश्री जो उनकी बहन थी उसकी शादी कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से कर दी। इससे कर दी, ग्रह वर्मा से राज्यश्री की शादी कर दी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो शादी के जस्ट 1 साल बाद ही गोंड के एक शासक थे, उनका नाम संसाक था, जिन्होंने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद ग्रह वर्मा को मार दिया। तो जब ग्रह वर्मा मर गए तो राज्यश्री ने भागकर जंगलों में शरण ले ली, यानी कि वो भाग गई और भाग के जंगलों में छुप गई। तो इसका पता जब राज्यवर्धन को लगता है तो राज्यवर्धन ने आक्रमण किया संसाक पर, लेकिन राज्यवर्धन संसाक के हाथों मारा गया। ठीक है, राज्यवर्धन के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो हर्षवर्धन
शासक बना और हर्षवर्धन ने शशांक को हराने के बाद और राज्यश्री की खोज की। उस वक्त राज्यश्री जंगलों में भटक रही थी, जंगलों में वह सती होना चाह रही थी। तो भाग्य से हर्षवर्धन को मिलती है और हर्ष ने अपने अधीन उनको कन्नौज का शासक बना दिया। और जब कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई राज्यश्री की, तो कन्नौज को भी हर्षवर्धन ने अपने राज्य में मिला लिया और दूसरी राजधानी बना लिया। ये जो बातें थी ये थी श्रीकंठ जनपद की बातें। ठीक है, इसके बाद जब हर्ष के बाद या हर्ष के शासन के पिछले दिनों में हरियाणा पे गुज्जर जो प्रतिहार वंश है, इसको भी अगली साइड पे करते हैं। श्रीकंठ जनपद के बाद यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार जो वंश था उन्होंने शासन किया। और इस शासन की बातें हम कर चुके हैं, जो हमने सोर्सेस में बातें की थी वहीं इसके बारे में बातें हैं। इनमें मिहिर भोज एक प्रमुख शासक थे। उनका जो अभिलेख मिला, पेहवा से अभिलेख मिला है, उसमें ये बताया गया है कि जो पेहवा है पूरे उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था और वहां पे घोड़ों का सबसे अधिक व्यापार किया जाता था। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद तोमर आए। इसके बाद कौन आए? तोमरों ने हरियाणा पे शासन किया। तो इसके बाद बात कर लेते हैं तोमरों की, कि तोमरों के किस किस शासकों ने हरियाणा पे राज किया है और किस किस समय पे उन्होंने किस किस तरह से हरियाणा के किन किन क्षेत्रों में राज किया है। तोमर साम्राज्य की बात करते हैं तो तोमरों का जो सबसे पहला राजा था वो जांडल था। इसकी जानकारी हमें मिलती है पेहवा अभिलेख से। महेंद्रपाल का जो राजा था गुज्जर प्रतिहार वंश का, उसका अभिलेख भी पेहवा से प्राप्त हुआ है, उससे हमें जानकारी मिलती है। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि तोमरों का पहला राजा जांडल था, बस ये याद रखना है। तोमरों का जो पहला राजा था हरियाणा में वो कौन था? जांडल था। उसके बाद अपरिशदेव व पीपल राज के जो सिक्के हैं वो भी हरियाणा के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि इन शासकों ने भी हरियाणा पे शासन किया है। तो तोमरों में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यकाल था वो अजयपाल का कार्यकाल था, जो 1005 ईस्वी से 27 ईस्वी तक चला। 1005 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महमूद गजनी ने भारत पे कई आक्रमण किए हैं, जो लगभग 25-30 साल तक आक्रमण करता रहा। और उसमें एक महत्वपूर्ण जो मुख्य आक्रमण था वो 17वां उसका आक्रमण था, और वो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण था। तो उसके बाद जो दूसरा मुख्य आक्रमण था महमूद गजनवी का, वो थानेसर पे था। ठीक है, और 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया और वहां के मंदिर में कांस्य की एक मूर्ति थी चक्र स्वामी की, उसको तोड़ दिया और पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो अब से प्रश्न में ये आता है कि महमूद गजनवी ने जब थानेसर पर आक्रमण किया तो उस समय हरियाणा या थानेसर का शासक कौन था? वो कौन था? अजयपाल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद बात करते हैं कि आप सभी को पता है इस समय में जो चौहान शक्ति थी वो बड़े जोर शोर से उभर के सामने आ रही थी। और चौहान और तोमरों का जो संघर्ष वो बिल्कुल समय समय पे होता रहा और बहुत सारी छोटी बड़ी लड़ाइयां होती रही, लेकिन इसमें जो जीत है वो जीत लगभग चौहानों को ही मिली है। यानी कि चौहानों ने ही तोमरों को हरियाणा की सत्ता से बाहर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो शाकंभरी के चौहान थे, उनका एक शासक था अरुण राज ने पराजित किया और हरियाणा से बाहर करने का काम किया। हालांकि संपूर्ण जो शक्ति थी तोमरों की वो अभी नष्ट नहीं हुई। तोमरों को अंतिम रूप से हरियाणा से बाहर या सत्ता से बाहर करने का जो श्रेय है वो जाता है पृथ्वीराज तृतीय को, जो एक चौहान शासक था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा से तोमरों को सत्ता से बाहर, अंतिम रूप से सत्ता से बाहर किस शासक ने किया? पृथ्वीराज तृतीय ने किया। ये चौहान शासक था। ठीक है, छोटा सा एक राज्य है बधान, एक शक्ति उभर के आई थी हर्ष के अंतिम दिनों में हरियाणा के दक्षिण भाग में, जहाँ पे रेवाड़ी और गुड़गांव का छोटा सा क्षेत्र था। तो इनका जो केंद्र था वो बधवास गांव था। कौन सा था? बधवास गांव। ये आपने याद रखना है। और बधवास गांव रेवाड़ी में है। बधवास गांव कहाँ है? रेवाड़ी में। ठीक है फिर बच्चों,
तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सीक्वेंस में हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसको कवर कर लिया है। और अभी तक मैंने तो कोई प्रश्न से बाहर एचएससी द्वारा देखा नहीं कि उन्होंने कोई पूछा हो। ये बिल्कुल एक सही तथ्यों पर आधारित आपको डिलीवर किया गया है इतिहास। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप समझ पाए और इसका उपयोग आप अपने बेहतर भविष्य के लिए कर सकेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।